नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 4:50 हो रहे हैं और आप देख रहे हैं गूंज न्यूज 18 इंडिया पर। मकर संक्रांति की बहुत सारी आपको शुभकामनाएं और पतंग उड़ाइएगा, लेकिन उससे पहले आपके सामने देश के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर बहस की जरूरत है और इसीलिए आज हम हाजिर हो गए हैं। तो भाई मुद्दा क्या है आज का? भारत में मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन कौन सा है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। उस बोर्ड के उपाध्यक्ष और जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी साहब एक लंबा चौड़ा लेख वो लिखते हैं। पहले तो हमें लगा कि मदनी साहब ने बांग्लादेश या ईरान के मुद्दे पर कोई लेख लिखा होगा, जो बांग्लादेश में हो रहा है उससे चिंतित होंगे। ईरान में जो महिलाएं और नौजवान युवा बाहर निकलकर आ गए हैं उस पर शायद कुछ लिखा होगा, क्योंकि बांग्लादेश पर मानवाधिकार आयोग की एक रिपोर्ट आ गिरी है जिसमें कहा गया है कि वहां पिछले 7 महीने से 116 अल्पसंख्यकों की हत्या कर दी गई है। कितना? 7 महीने और 116 अल्पसंख्यकों की हत्या। लेकिन अफसोस, मदनी साहब का जो ये पोस्ट आया वो बांग्लादेश पर नहीं था, ईरान पर भी नहीं था। मैं इसलिए रुकी हुई हूं ताकि आप ये सोच लें कि किस पर ये पोस्ट आया होगा और उसका जवाब दे दें, क्योंकि मैं तो आगे बता ही दूंगी आपको। 2000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं ईरान में 2 हफ्ते में। अरशद मदनी साहब ने पोस्ट उसे लेकर नहीं किया। और ठीक है, कह सकते हैं भाई मैं हिंदुस्तानी हूं, हिंदुस्तान का रहने वाला हूं, मैं क्यों यहां वहां की पोस्ट करूंगा। ठीक है, समझ में आता है। उन्होंने पोस्ट किया हिंदुस्तान को लेकर, फाइन। लेकिन तब हमारे मन में सवाल उठा कि हिंदुस्तान में ऐसा क्या हो गया है कि अरशद मदनी साहब को सोशल मीडिया पर एक लंबा सा लेख लिखना पड़ा और ऐसे शब्दों का चयन करना पड़ा जिसे पढ़कर आपको लगने लगे कि भारत में तो अल्पसंख्यकों की हालत बड़ी खराब है, बहुत बहुत दुखदाई स्थिति है। सांप्रदायिक शक्तियां रोज किसी मुसलमान का घर शायद जला रही है, शायद मुसलमानों को घरों से निकालकर बाहर मारा जा रहा है, शायद देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, शायद संविधान की अब कोई सुन नहीं रहा है, शायद कानून अब अपना काम नहीं कर रहा है। मतलब मदनी साहब के लेख को अगर आंख बंद करके आप उसका एहसास करने लगे, मतलब पढ़ तो आंख बंद करके नहीं पाएंगे। और इसीलिए मदनी साहब अपने चश्मे से 77 साल पहले की घटना को लेकर आज सांप्रदायिकता का लबादा पहना रहे हैं और कह रहे हैं, सुनिएगा गौर से, कह रहे हैं कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद अगर सांप्रदायिकता का सिर सख्ती से कुचल दिया जाता तो देश तबाह होने से बच जाता। मतलब मदनी साहब शायद भूल गए कि महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को तो इस देश में फांसी दे दी गई थी, उसका सर तो कुचल दिया गया था, एक भी शख्स उसके समर्थन में खड़ा नहीं हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या की जांच के बाद तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साफ कर दिया था कि इस हत्याकांड के पीछे कोई संगठन नहीं बल्कि कुछ लोग दिखाई पड़ते हैं। खत बार बार हमने आपको दिखाए हैं, ये रिकॉर्ड में है, कोई कहानी या कोई किस्सा नहीं बता रही हूं आपको। फिर किस सांप्रदायिक शक्ति का जिक्र मदनी साहब कर रहे हैं मैं नहीं समझ पाई। कहीं वो उन सांप्रदायिक शक्तियों को कुचलने की बात तो नहीं कर रहे हैं जो तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य के गिरने पर भारत में खिलाफत आंदोलन करने लगे? क्यों मदनी साहब? क्या वो सेक्युलर शक्तियां थी, या फिर वो सेक्युलर शक्ति जो एक मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता देने के खिलाफ केंद्र सरकार से भिड़ गई थी? मदनी साहब, मैं आपको बताती हूं, भारत का संविधान सेक्युलर और लोकतांत्रिक है और इसीलिए आप लोगों ने तलाकशुदा शाहबानों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद सरकार के उस फैसले को पलटवा दिया था। जिस महिला को संविधान ने बराबरी का हक दिया था, आपने उस महिला से उस बराबरी के हक को छीन लिया था। आप लोग तैयार नहीं हो रहे थे, इतनी छोटी सोच थी आपकी, और आज सांप्रदायिकता पर लंबा लंबा लेख लिख रहे हैं। तब आपकी उंगलियों को किसने पकड़ लिया था ये बताइए? आपने ये सेव डेमोक्रेसी वाला राग तब क्यों नहीं अलापा जब मौत की सजा पाए आतंकी याकूब मेनन के जनाजे में हजारों मुसलमान शामिल हो गए थे,
क्या तब आपको सेक्युलर और संविधान का स शब्द याद नहीं आ रहा था? आप तो मुसलमानों की ताकतवर बॉडी में बैठे हैं। तो बताइए कि मुसलमान में फैली कितनी कुप्रथाओं के खिलाफ आपने आवाज उठा दी, कीबोर्ड पर कितने दफे उंगलियां आपने दौड़ा दी? क्या 3 तलाक को खत्म करने के लिए लंबे लंबे लेख लिखे आपने? क्या हलाला के खिलाफ सामाजिक आंदोलन चलाया आपने? क्या वक्फ में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान छेड़ा आपने मदनी साहब? क्या जिहाद का सही मतलब लोगों को समझाने की कोशिश की आपने मदनी साहब? क्या एक से ज्यादा शादी के खिलाफ कोई संदेश दिया? क्या कट्टरवाद के खिलाफ कोई मुहिम चलाई? मुझे जहां तक याद पड़ता है मदनी साहब, जवाब मुझे ना में ही मिलेगा। मुस्लिम समाज के इन ठेकेदारों की असल जिम्मेदारी निभाई नहीं जाती, लेकिन जब कानून के हिसाब से बुलडोजर चलता है, जब संविधान के हिसाब से कानून बनता है, तब याद आता है विक्टिम कार्ड निकाल दिया जाता है, तब याद आती है सांप्रदायिकता। और अगर देश में सांप्रदायिकता बढ़ गई होती तो भगवा आतंकवाद का झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश होती। कुछ असामाजिक लोगों की तरफ से की गई लिंचिंग की घटना पर कानून सख्ती से काम करता। देश की राजधानी दिल्ली सहित देश भर में सैकड़ों मंदिरों को अतिक्रमण की वजह से तोड़ दिया जाता। अगर सांप्रदायिकता होती तो मुझे यह बताइए। अगर किसी एक धर्म का यहां पर राज है, मैं फिर दोहरा देती हूं, किसी एक धर्म का अगर राज है यहां पर, तो यह बताइए कि यह भगवा आतंकवाद कैसे आ जाता है, इसका नैरेटिव कैसे सब जगह फैल जाता है? लिंचिंग लिंचिंग लिंचिंग, क्या इस देश में हिंदुओं की लिंचिंग नहीं हुई तो फिर 2 साधु पाल घर में कैसे मर जाते हैं लिंचिंग करवाकर? देश की राजधानी दिल्ली सहित देश भर में सैकड़ों मंदिरों का अतिक्रमण हुआ था और उस वजह से उसे तोड़ दिया जाता है। कैसे? अगर यहां पर सांप्रदायिकता है, अगर किसी देश में कोई धर्म संविधान पर हावी होता है ना, तो मदनी साहब तस्वीरें बांग्लादेश और ईरान जैसी होती है। ना प्रदर्शन करने की आजादी, ना अपने धर्म को मानने की आजादी। शुक्र मनाइए आप सच्चे सेक्युलर विचार वाले मुल्क में रह रहे हैं, जहां बहुसंख्यक आबादी अपने धार्मिक ग्रंथों के ऊपर संविधान को रखती है। क्योंकि खुदा न खास्ता अगर आप पड़ोस के किसी देश में अल्पसंख्यक की भूमिका में होते तो शायद इतनी हिम्मत किसी की ना होती कि इतना चौड़ा पोस्ट इस बात को लेकर लिख दिया जाए जो यहां पर है ही नहीं। अरशद मदनी साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, अगर उस तरह की सांप्रदायिकता इस देश में होती तो सिमी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इंडियन मुजाहिदीन, तहरीक उल मुजाहिदीन, जमीयत उल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन यहां बन जाते। बताइए कि इस देश में ऐसे कितने हिंदूवादी आतंकी संगठन बने हैं? एक नाम बताइए जो हिंदू कट्टरपंथ को फैलाने के लिए आतंकी संगठन बना रहा हो। एक नाम बताइए। ना फैक्ट्स ऐसे हैं जो ये बता सके कि भारत का हिंदू सांप्रदायिक है, और ना ही ये बताने की वजह बस कुछ धार्मिक गुरुओं ने सिर्फ ये कह दिया कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो आपको लगता है कि ये तो टिपिकल आतंकवादी संगठन की तरह काम कर रहे हैं। अरे बयान बहादुर कहां नहीं मिलेंगे आपको? इनके चश्मे से हिंदू धार्मिक यात्रा पर हुए पथराव में सांप्रदायिकता नहीं होती। कमलेश तिवारी से लेकर विकास यादव, पंकज नारंग, कन्हैया लाल की हत्या में कट्टरवाद नहीं होता। ताज्जुब इस बात को लेकर है कि आखिर इस तरह का चश्मा लाते ये कहां से है, और इन दोहरे चेहरे वाले रवैयों पर सवाल उठाने की हिम्मत कोई क्यों नहीं दिखाता है, खासकर उसी कौम से। और इसीलिए सवाल है कि 77 साल बाद महात्मा गांधी की हत्या को याद दिलाकर आखिर मदनी साहब हासिल क्या करना चाहते हैं? आतंकी घटनाओं पर चुप्पी साधने वाले ये लोग कानूनी कार्रवाई पर विक्टिम कार्ड क्यों खेलते हैं? और क्या मदनी साहब को सिर्फ मुसलमान ही बेचारे दिखते हैं? हिंदुओं के प्रति नफरत इन्हें दिखाई नहीं देती? आज इसी पर गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फराज किदवई साहब स्क्रीन पर तो नहीं दिख रहे हैं, पर मुझे लगता है आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हमारे साथ पंकज शर्मा जी जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार और कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस्लामिक स्कॉलर और मिली क्रॉनिकल लंदन के संस्थापक जाहक तनवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी साहब, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गौरव भाटिया, आपने वो जो लंबा चौड़ा पोस्ट है मदनी साहब का पढ़ ही लिया होगा।
उन्होंने कहा है कि सांप्रदायिकता आज इसलिए उठ पा रही है क्योंकि कांग्रेस ने इनका सर कुचला नहीं। अगर इन ताकतों का सर पहले कुचल दिया जाता तो आज ऐसी हाय तौबा ना होती। रूबिका जी, सबसे पहले तो मदनी अरशद हो या इनके साथी, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इनका जो अतीत है वो क्या रहा है ये दर्शकों को जानने का हक है। सबसे पहले अभी हमने देखा दिल्ली में दंगे हुए और ये भारत का मानना है, मैं पुनः दोहरा देता हूं, अगर आप एक मुसलमान महिला हैं और कर्नल सोफिया कुरैशी बनती हैं तो सर आंखों पर है। हर नागरिक आपको चाहेगा, आप आदर्श बनेंगे, लेकिन अगर आप डॉक्टर शाहीन बनती हैं तो भारत कुचल देगा। लेकिन ये मदनी जी का कहना है कि मुस्लिम जो है उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, हाँ। जब उनको आरोपी बनाती है जांच एजेंसी। दूसरी बात, अयोध्या का हम सब जानते हैं फैसला सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजेस ने दिया, एक मत से दिया, लेकिन मदनी जी कहते हैं मैं अयोध्या का फैसला नहीं मानता और केवल मुसलमानों की बात करते हैं। ये कैसे भारतीय हैं, ये सवाल मन में जरूर आता है। तीसरा, आपको मालूम है असम में भड़काऊ भाषण देने के लिए 3 FIR हुई थी मदनी पे ही। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, ऐसा व्यक्ति क्या कह रहा है, इसको जब हम देखते हैं तो इसका पूरा आकलन होना चाहिए। आकलन इस बात का होना चाहिए, भारत का मुसलमान है, भारत को मजबूत करेगा ना, तो मदनी जी तब क्यों चुप्पी साध लेते हैं जब अल्पसंख्यक बांग्लादेश में हिंदू प्रताड़ित होता है, तब ये चुप रहते हैं। लेकिन ये खड़े किसके साथ होते हैं रूबिका जी? अफजल गुरु, याकूब मेमन। आपको मालूम है क्यों? जैसे आपका रिश्ता भारत से पहले धर्म बाद में है, मदनी जी का रिश्ता पहले धर्म से है, भारत बाद में है। और अगर बात संविधान की और शरिया कानून की आएगी तो ये शरिया कानून के साथ खड़े होंगे, संविधान के नहीं। अब मैं एक बात कहता हूं, देखिए 56 मुल्क हैं जहां बहुसंख्यक हैं मुसलमान, वो सारे इस्लामिक हैं। भारत में बहुसंख्यक है हिंदू, फिर भी पंथ निरपेक्ष है, यहां बराबर से सम्मान है हिंदू और मुस्लिम का। मदनी जी को ये क्यों नहीं दिखाई देता है? यही सवाल आज करना पार्टी है। का समर्थन तो मदनी जी ने भी किया है। तो यहाँ पर पंकज जी यहाँ बैठे हुए ना, मैं इस डिबेट को आगे बढ़ा रही हूँ। पंकज जी, सीधा सवाल ये है, ये किस तरफ इशारा करे मदनी साहब? आपने क्या ऐसा, मतलब कांग्रेस ने ऐसी कौन सी भूल कर दी कि आज सारी जगह सांप्रदायिकता दिख रही है? ईरान नहीं दिख रहा, बांग्लादेश नहीं दिख रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता दिख रही है। महात्मा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस सरकार ने सांप्रदायिकता से जितनी सख्ती से निपटने का काम किया, उसकी तो दूसरी मिसाल ही नहीं है। अब अरशद मदनी साहब को अगर ये नहीं मालूम है तो कोई क्या कर सकता है कि गांधी की हत्या के महज 5 दिन बाद 4 फरवरी 1948 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तब की जो सरकारी अधिसूचना है उसमें साफ लिखा है कि संघ के सदस्यों ने हिंसा, आगजनी, लूट, हत्या जैसी घटनाओं में हिस्सा लिया, अवैध हथियार जमा किए और सरकार को बदनाम करने का काम किया। सरसंघ चालक गोलवलकर और 25,000 से अधिक स्वयंसेवक गिरफ्तार किए गए, जेल भेजा गया। हिंदू महासभा पर पाबंदी लगाई। सांप्रदायिक घटनाओं में जो मुस्लिम संगठन लिप्त थे उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई। मुस्लिम नेशनल गार्ड्स पे प्रतिबंध लगा, आपको पता है। नाथूराम गोडसे और बाकी षड्यंत्रकारियों का रेड फोर्ट में तेज ट्रायल चला, बहुत तेजी से, और 9 महीने के भीतर मुकदमा खत्म हो गया, फांसी की सजा हुई और फांसी की सजा का ऐलान होने के बाद 7 दिन के भीतर अंबाला की जेल में गोडसे और आप्टे को फांसी पर लटका दिया गया। अब इससे ज्यादा और क्या सख्त कार्रवाई होती है, बताएंगे? रूबिका जी, थोड़ा समय चाहिए होगा। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं, जो अभी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं, क्योंकि पेशे से वरिष्ठ अधिवक्ता, मुजफ्फरनगर दंगे याद रखिए, जो आरोपी था वो मुसलमान मौलाना नजीर था, उसको चार्टर भेजा था अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री आवास लाने के लिए, और मोहम्मद हरून का जजमेंट पढ़िएगा। उन्होंने कहा था अखिलेश यादव की सरकार नाकाम रही कानून व्यवस्था बनाए रखने में। मुझे यकीन है कि उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे भी आपकी उतनी ही आस्था होगी। उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं, याकूब मेमन के साथ खड़े होने वाले अखिलेश यादव, अफजल गुरु की पैरवी करने वाले अखिलेश यादव और उनकी पार्टी, आपको मालूम है इनका मैनिफेस्टो है मेरे हाथ में। रूबिका जी, ये देखिए, ये मैनिफेस्टो सपा का अंदर क्या कहता है?
अगर आतंकवादी मुसलमान होगा तो उसके मुकदमे वापस लेंगे, और जब सत्ता में आए मुकदमे वापस लेने का प्रयास किया, उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने ऐसी लताड़ लगाई और वापस नहीं लेने दिए, बाद में वो मुलजिम हुए और उनको जेल जाना पड़ा। तीसरी बात, ये वो समाजवादी पार्टी है जो मुस्लिम इलाका और हिंदू इलाका बताती है। बहराइच में इनकी पार्टी का ट्वीट है, मुस्लिम इलाके से हिंदू का जुलूस जा रहा था इसलिए पत्थर चलाए गए। अब मैं आता हूं जरा रशीदी पे, मैं उनको मौलाना नहीं मानता। रूबिका जी, आप एक मुसलमान है, एक भारतीय है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मस्जिद जाती हैं, आप मस्जिद जाती है, आपको सनत थोड़ा एक मिनट बीच पे ना बोले, ये जो भी है रशीदी को कहिए चुप होइए। रूबिका जी, ये गलत बात है। मैं तो मौलाना मानती हूँ, मैं अपनी बात पूरी नहीं करूंगा। इनके। अच्छा मुझे बताइए, मैं हर्षवर्धन जी भी मानते हैं मौलाना। आप हमारी नहीं, मैं मदरसे से बाकायदा फारिग तहसील हूं, चलिए, सनद है अब मैं मेरे अपनी पास। बात तब भी इनके रखता मानने से क्या होगा? नहीं नहीं, अरे अब गौरव बीच में इनके न मानने से क्या गौरव होगा? भाटी जी, वो नहीं, अरे इसका बकायदा मैं कह सर्टिफिकेट दूं ये मिलता है। वकील नहीं है, कुछ हो जाएगा मेरे कहने से? अच्छा ठीक है, अब मैं गौरव भाटिया प्लीज अगला वजीर अलाउ की मी बात सम करिए, टाइम, अगला अलाउ मी वजीर सम की टाइम। बात पहले करिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी, उसके बाद मैं 20 रशीदी सेकंड, साहब और 20 आप। सेकंड। हाँ, मैं आपके पास आ जाऊंगी सर। पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी जी देखिए, मामला कहां से कहां पहुंच गया। शुरुआत इससे हुई थी कि सांप्रदायिकता फन फैला रहा था, उसको कुचल दिया जाता, तो आज की तारीख में हम उस स्थिति में नहीं होते। मैं तो वो स्थिति ढूंढ रही हूँ, मुझे तो दिख ही नहीं रही वो स्थिति कौन सी है जहां मदनी साहब ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुठे झाला बढ़िया है, अभी महाराष्ट्र का चुनाव भी आ रहा है। देखिए रूबिका जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अरशद मदनी 1947 के बाद पाकिस्तान नहीं गए और यहाँ रहकर ये बात कर रहे हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश उनको दिख रहा है। आज जब वो चिंता कर रहे थे, आपने इतनी बड़ी बात कही, लेकिन हमारे किसी विद्वान साथी ने जो इसके अरशद मदनी के लिए अलग अलग तरीके से कवर फायर दे रहे हैं, किसी ने नहीं सुना कि भाई ने ईरान की बात की, न बांग्लादेश की बात की, न पाकिस्तान की बात की। हमारे यहाँ जो हिंदू मुसलमान क्या किसी को कोई समस्या नहीं है। एक सज्जन आए, वो मौलाना तो मैं भी मानूंगा, लगा हुआ है नाम के आगे सनद भी है, उन्होंने बताया तो मैं मानूंगा। वो क्या करके आए, लॉ एंड ऑर्डर की 2-3 समस्याएं उठा के लेके आए और हिंदू को जाति में बांटकर उनको मजा आ गया। ये मौलाना है, दुर्भाग्य है ये अगर मौलाना ऐसा है तो। फिर आगे क्या है, उन्होंने अरशद मदनी की बात को दूसरे सज्जन ने क्या किया, जाने क्या क्या खोज के लाए कि रूबिका जी आपने एक लाइन में कहा था एक आदमी खोज के लाओ, तो प्रज्ञा ठाकुर और अभिजीत जी ने बोला, उसको लेके आ गए। वो वैसे तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लेकिन मूल मुद्दे पर अभी तक बात नहीं हुई। ईरान में हिंदू हैं क्या? गोली मुसलमान पर चल रही है, मर मुसलमान रहा है, लड़की हिजाब के बिना निकल गई तो घर वापस नहीं लौट रही, माओ को लाउड स्पीकर पर डराया जा रहा है, बच्चा बाहर निकला तो उम्मीद मत करना कि लौट के आएगा। और यही वाली बेईमान गिरोह जमात क्या करती थी, वो कहते थे नहीं गजा बोलो, गजा अच्छा से बोलना नहीं आता, तो हम लोग तो भाई जैसे आता गाजा बोलते हैं, गाजा बोलेंगे, तो कहते नहीं गजा बोलो। वहां वो बड़े दुखी थे और हम तब भी दुखी थे, आज भी दुखी हैं, लेकिन इजराइल मारे तो वो इनको कष्ट होता है, खामेनेई की सरकार मारे तो इनको कष्ट नहीं होता, यूनुस की सरकार मारे तो इनको कष्ट नहीं होता। और इसीलिए इनको सांप्रदायिकता दिख रही, क्योंकि ये उस नजर से देख रहे हैं जहां इनको तालिबान जैसा शासन चाहिए, ईरान जैसा शासन चाहिए, पाकिस्तान जैसा शासन चाहिए, बांग्लादेश। ये हिंदुस्तान चाहते नहीं है, भारतवर्ष चाहते नहीं, हिंदुओं को समाप्त कर देना चाहते थे अरशद मदनी। एक लाइन में बात यह है, इसीलिए इनको जो 3 पैरोकार आपके खिड़कियों में खड़े हुए उधर बात करने से डर रहे हैं। डर रहे हैं ना मौलाना साहब? नहीं, मैं क्यों डर रहा हूं? नहीं, सब डर रहे हैं। नहीं, देखिए दिक्कत पता क्या है, अब वो गजा कहां गया? अब ईरान नहीं है, ऑल आइज ऑन ईरान। सुनिए, मैं बता रहा हूं, हर्षवर्धन जी स्टेटस मेरे बराबर लगाया में बैठे हैं, पत्रकार हैं, मैं ऐसे शब्द उनके लिए नहीं बोलूंगा जैसे उन्होंने मेरे लिए बोल दिए, मैं नहीं बोलूंगा, मैं सम्मान करता हूं, बड़े हैं मैंने कोई गलत शब्द नहीं कहा, सुनिए, मैंने तो कहा कि मौलाना है, लेकिन मौलाना हो कि अगर हिंदू की जाति अच्छा खोजे तो अच्छा नहीं है। सुन लीजिए, ये तो कोई बात नहीं, परवरिश की बात होती है। मैं ये कहना चाहता हूं, हम जिस देश में बैठे हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस देश का खाते हैं, हम बात उसकी करेंगे ना। हम बार बार पाकिस्तान चले जाएं, बार बार बांग्लादेश चले जाएं, बार बार ईरान चले जाएं, बार बार तुर्कमेनिस्तान चले जाएं, हम यहाँ की बात ही नहीं करते। अरे तो गाजा फिलिस्तीन के लिए जुलूस क्यों निकाल रहे थे? मैडम पहले बताइए रूबिका जी, मौलाना साहब, मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, बताइए क्यों निकाल रहे थे? सुन लीजिए ना, जुलूस क्यों निकाल रहे थे? मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए ना, मैं बता तो रहा हूं, मुझे बोलने तो दीजिए। इनकी दिक्कत पता क्या है? इनकी दिक्कत यहाँ का मुसलमान, यहाँ का दलित है ही नहीं, इनकी दिक्कत बाहर का हिंदू और बाहर का मुसलमान है। अरशद मदनी ये बाहर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं,
यहां अरशद रहते हैं मदनी तो की बात मस्जिद कर में रहे हैं। जाना, टोपी लगाना गुनाह है, जुर्म है, नहीं लगाते। ये इनकी मानसिकता है। हमारी मानसिकता क्या है कि कहीं अगर कोई इंसान मरता है तो वो मौलाना इंसान साहब, मरता आप है। कमाल कर ईरान रहे हैं। कहाँ हिंदू गया? मुसलमान की कमाल बात कर रहे नहीं हैं है। आप। तो ईरान पर कलेजा क्यों नहीं कांप रहा है देश आपका में- मौलाना साहब? देश में सेकुलरिज्म का मतलब हमने क्या हुआ कभी कि कहा- हिंदू नेता टोपी लगाए और हमने मस्जिद कभी जाए? कहा- देखिए- एक मिनट, ये जरा आप अरे भाई, इसको बीच में क्यों बोल इसको रहे हो? क्लियर तो कर मैं दीजिए बीच एक में लाइन नहीं से। बोलता। नहीं, मैं भी नहीं बोलता, मैं लेकिन ये बीच जो में बात नहीं आपने बोलता। कही, ये- हिंदू नेता टोपी लगाए और मस्जिद जाए और नमाज पढ़े तभी सेकुलर होगा। मैंने कब बोला? तो आपने क्यों कहा मैंने कि तो क्यों बोला नहीं ही बात नहीं। करते? आपको बुरी लग गई तो मेरी आप बात? क्यों ही कह रहे? मैंने बोला क्यों ही वो नहीं। करेगा? मैंने क्यों वो करेगा? मैं तो नरेंद्र मोदी की तारीफ करता हूं नहीं, कि आप- अच्छा किया उसने। आप यही लेकिन तो- आपकी मानसिकता तो बता रहा अगर ये हूं। अब अच्छा सुनिए है, सुनिए तो फिर सुनिए। आप उसको क्यों भाई गलत साहब, तरीके से सुनिए, पेंट कर रहे सुनिए, हैं? सुनिए। फ्रॉड सेकुलरिज्म क्यों चलाने की अरे कोशिश भाई कर रहे हैं? मौलाना साहब, रशीदी सुनिए साहब ना। एक सेकंड, गौरव फ्रॉड भाटिया भी सेकुलरिज्म आपसे कौन सवाल चला पूछ रहा रहे है? हैं। ये मुझे देखिए, एक जवाब दे ना दीजिए। रुकिए, मैं सारे व्यूअर्स से ये दरखास्त करूंगी कि आप सिर्फ ये टाइप कीजिए इंडियन मुस्लिम ऑन गाजा, प्रोटेस्ट ऑन गाजा। आप टाइप करेंगे ना तो आपको इस तरीके की कुछ तस्वीरें दिखाई देने लगेंगी जब आप लिखेंगे तो, ठीक है? अब मैं ऑन एयर लाइव डालती हूं इंडियन मुस्लिम ऑन, क्या डालूं? एक सेकंड रुकिए त्रिपाठी जी, क्या लिखूं? इंडियन मुस्लिम ऑन ईरान। एक चीज और डाल लीजिए मेरे कहने से। बोलिए। इंडियन हिंदू ऑन बांग्लादेश, ये भी डाल लीजिए। हाँ, वो सब निकले हुए हैं। वो भी डाल लीजिए। हाँ, अरे मैं वो कह भी रही हूँ बता सब निकले दीजिए। हुए हैं, वो भी बता दीजिए ना। सब निकले हुए हैं। तो अब जब इंडियन बांग्लादेश मुस्लिम के लिए ऑन, हिंदू कर सकता है, अरे तो गाजा इंडियन के लिए मुस्लिम मुसलमान ऑन क्यों गाजा नहीं कर सकते, ईरान क्यों नहीं कर रहे क्यों हैं? नहीं कर सकता भाई? ईरान क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब ये गौरव तो भाटिया, बड़ी अजीब सी कहानी क्या आप लगता लेके आ है रहे हैं। ईरान पर मुसलमान भाई क्यों नहीं जिसका- जाग रहा है? देखिए देखिए एक चीज- गाजा पर तो जाग रहा है, ईरान पर मुसलमान क्यों नहीं जाग रहा है? गौरव भाटिया स्क्रीन पर नहीं सर, किसी की आवाज नहीं। मैंने व्यूअर्स से पूछा है, आपसे नहीं पूछा, आप बेफिक्र हो जाइए। गौरव भाटिया नजर नहीं आया ना, बांग्लादेश की एम्बेसी नजर नहीं आई, हाँ। विश्व हिंदू परिषद नजर नहीं आया। ऐसा है। आप तो चर्चों में जाकर बात मत कीजिए ना रूबिका मौलाना जी, अब साहब। शांत कराएंगे तो गौरव मैं भाटिया बोलूं। स्क्रीन बीच में ना पर, बोलूं। गौरव भाटिया स्क्रीन पर, और मैं व्यूअर्स से कहूंगी इस बीच प्लीज टाइप भी कीजिएगा। हाँ गौरव भाटिया, वाई, ऐसा क्यों भाई? देखिए, रशीदी को मैं चुनौती देता हूं। 56 इस्लामिक मुल्क हैं क्योंकि बहुसंख्यक मुसलमान हैं। भारत में 84% हिंदू हैं, फिर भी हम पंथ निरपेक्ष हैं। ये हमारी सहिष्णुता है और यही हमारी ताकत है। रूबिका जी, आपने बात करी ईरान की, वहां के मुसलमान के लिए कह रहे हैं तो एक शब्द नहीं बोलेंगे। क्या ये बोले थे? उगर मुसलमान है चीन में, उनको जो टॉयलेट है वहां बंद कर रखा है, धर्म परिवर्तन किया है। आपने कभी देखा है कि बोले? अब चलिए बात करते हैं भारत की। ये अपने आप को मौलाना बुलाते हैं। मैं दो बातें इनसे पूछना चाहता हूँ। रूबिका जी मुसलमान के दफ्तर में है, मस्जिद जाती है, शर्म आती है बोलते हो? अब बीच में ना बोले। देखिए शर्म आती है बदतमीजी बोलते ना हुए? करे रूबिका अगर जी, ये मुसलमानों तरीका पर नहीं है, वरना दो शर्म कौड़ी आती की है? हैसियत नहीं है इनकी। अभी और मैं कल ये की बात बदतमीजी है। सुनना नहीं चाहता कल की हूँ। बात प्लीज, है। मेरे चीन के बीच लोग में ना बैठे बोले, भारतीय बस जनता इतना पार्टी मौलाना सुनिए, साहब कर रुकिए ना, लीजिए। मौलाना साहब दो रुकिए। कौड़ी की हाँ, इनकी ठीक है, ये हैसियत सवाल नहीं मैं है। पूछती हूँ आप पे आपका। डिबेट करा रहे हैं। मैं सवाल बात पूछती हूँ कराइए। आपका। ऑल राइट, मैं बात सवाल कराइए। पूछती हूँ। बातें कर लेते हैं ये। हाँ, आप मेरा आप सवाल। लोग चीन के मेरे दो रिप्रेजेंटेटिव से सवाल मिल हैं। रहे थे कि नहीं मिल रहे थे दफ्तर नहीं। में आपके बीजेपी के? मेरे दो सवाल है। पहले मैं अपने सवाल रख लूं, फिर आपके सवाल का उत्तर भी दे दूंगा। पहला सवाल है, सांप्रदायिकता पे आज चर्चा हो रही है। ये साजिद रशीदी का बयान है जिसमें वो कहते हैं आज मुसलमान खामोश है लेकिन तब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाएगी। ये अयोध्या की बात कर रहे हैं। क्या ये भड़काऊ और सांप्रदायिक नहीं है? और अगर मर्द के बच्चे हैं तो बोले यहां पे कि ये बयान इनका है, ये सांप्रदायिकता है कि नहीं है? दूसरी बात, मौलाना किसी महिला को कहते हैं कि वो नंगी है, उनकी पीठ नंगी है। मैं पूछना चाहता हूं, मस्जिद में कोई महिला कैसे जाएगी? ये मौलाना तय करेंगे और हम लोग यहां पे सहेंगे? ये रूढ़िवादी सोच। सुनिए, बकवास बंद, याद नहीं है आपको? बकवास शर्म आती है कुछ बंद। बात मेरी करते हुए बहन आपको? है, आपको मेरी कुछ शर्म बहन आती है है, बात करते हुए? शर्म आनी चाहिए ऐसे तुमको। लोगों के साथ खड़े हो तुम्हारी जिन्होंने एक गंदी औरत की साड़ी खींच ली, नजरें जो महिलाओं जिन्होंने एक को औरत इस की नजर साड़ी से खींच ली देखती है, और आज तक माफी तुम्हारे नहीं मांगी। जैसे मौलाना मुलायम पे सिंह ने कहा भारत लड़के के हैं, नागरिक लड़कियां हो जाती भूखते है। हैं। रूबिका आपको जी, शर्म आती मेरा है? सवाल आपसे, आप ही मेरा कहते इससे थे कल ये सवाल बात, नहीं। मेरा आप ही इससे कहते थे सवाल- समाजवादी को कल ये बात, छोड़िए। और बेशर्मी से आज जो आप- महिला को सर्टिफिकेट देने वाले तुम कौन होते अरे हो? तो इसका मतलब मस्जिद में कैसे भी जाए, समाजवादी के तुम्हें क्या साथ है? नहीं खड़े बोलो। हैं। मौलाना साहब खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते
कभी उधर, अरे कभी इधर, अरे 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 एक सेकंड समाजवादी महिलाओं को मौलाना गंदी साहब नजरों से समाजवादी देखते हो। पार्टी के मतों से सामने वाला अगर अग्री नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये कि समाजवादी पार्टी की किसी महिला पर कोई भी गंदी कोई ओछी बात करेगा उसका समर्थन कर देंगे गौरव भाटिया। पर माफी मांगी, क्या समाजवादी ने माफी मांगी? आज तक माफी मांगी? अरे समाजवादी पार्टी अलग है, डिंपल यादव अलग है। ये बीजेपी के प्रवक्ता समाजवादी पार्टी अलग है, डिंपल यादव अलग है। महिला है वो, उसका सम्मान कीजिए आप। ये गौरव देश की तमाम महिलाएं खड़ी होंगी डिंपल यादव के साथ, वो चाहे किसी पार्टी से हो। फराज किदवई बताइए क्या कहेंगे आप इस पर? मुझसे बात कर रहे आज भी खड़े रहेंगे इस दकियानूसी सोच के साथ? अरे आप मुझे रूबिका जी एक बात महिला ने एक शालीन ड्रेस कोड पहना हुआ था और आपको वहां पर गंदगी दिखाई दे रही थी। हो गया, उसको बार बार क्यों लाया जा रहा है? इनसे पूछिए। तो फिर आप मायावती पर क्यों गए? तो आपने उसे जायज क्यों ठहराया मौलाना? कि गेस्ट हाउस कांड के लिए माफी? अरे मौलाना तो उसे जायज क्यों ठहराया आपने? लड़के हैं, गलतियां हो जाती है, माफी मांगी कि नहीं मांगी? ये देखिए वापस उस पे जा रहे हैं। अरे पहले अपने कर्मों का हिसाब कि दो। आज सब रूबिका एक मुसलमान है, वो मैंने क्या कैसे संस्कार कपड़े मुझे पहनेगी? नहीं ये पता तुम्हारा था कि ठेका इतनी है। आपकी तुम निम्न बताओगे स्तरीय सोच है। आपने एक बार गलती की, कह रहे हैं माफी मांग लिया, फिर से वही घटिया हरकत कौन कर सी रहे हैं। गलती करती मैंने? आप डिंपल जी के ऊपर जो टिप्पणी आपकी थी वो आपकी उसी घटिया सोच को दिखाता हो, आप उसी को फिर जस्टिफाई कर रहे हैं। अजीब और आप आदमी ये है कह आप। रहे हैं मैंने क्या कि गौरव justify भाटिया- कर दी भाई? आप ये कह रहे हैं मैं कि ये गौरव कह रहा भाटिया हूं। इसलिए न खड़े हो क्योंकि वो आमने सामने की विरोधी पार्टी। आप किसी महिला के ऊपर टिप्पणी कर देंगे और दूसरा कोई इसलिए न बोले कि वो विरोधी पार्टी आपस में सलाम लड़ते है हैं। आपकी सोच को, कमाल जनाब। कर दिया आप। सलाम है आपकी सोच कमाल को। कर दिया आप। इतनी गंदी थोड़ी- मानसिकता आपकी थोड़ी तो आप- मेरे बारे में, क्योंकि मैं अरे मुसलमान हूं, ओहो क्योंकि मैं मुसलमान हूं, इतनी गंदी सोच आप आपकी है। मुसलमान मेरे हो, बारे में। और विक्टिम गौरव कार्ड। भाटिया हिंदू हैं, वो पर्स इतनी है आपके गंदी पास? सोच मेरे बारे में। हर्षवर्धन जी पर्स है आपके पास? पर्स है, आप पर्स पत्रकार है, हैं। पर्स है। हाँ, कमाल कार्ड्स की वगैरह बात हैं। है। हाँ, निकालिए कमाल जरा की उसे। बात है। निकालिए देखिए जरा। मैंने गलत सोच का परिचय दे दिया। ये देखिए इसमें अजीब आदमी। ये फला कार्ड है, ये महिलाओं पे गलत टिप्पणी ये करोगे। कार्ड है, ये डेबिट कार्ड है, हाँ आइडेंटिटी मेरा भी ले कार्ड लीजिए है। ना। नहीं, आपके पास तो सिर्फ विक्टिम मेरा कार्ड भी ले होता है। लीजिए। आपके पास नहीं, ये मेरा भी ले लीजिए। हर्षवर्धन जी के पास मेरे डेबिट पास भी कार्ड है, मेरा क्रेडिट कार्ड है, प्रेस आधार इंडिया का कार्ड भी है, कार्ड है, पैन कार्ड भी है, हाँ, सारा उनके है पास मेरे विजिटिंग पास। कार्ड है, मेरा भी तो ले लीजिए। उनके पास आधार कार्ड है, उनके पास आपको स्कूल भी के इन्हीं कुछ का उनके दिखेगा, मेरा बेटी के नहीं कार्ड दिखेगा। है। आपके पास एक ही कार्ड है, आपके पास विक्टिम कार्ड है। मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू।